बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार किया है। तौकीर रजा पर बरेली में हिंसा भड़काने का आरोप है। तौकीर रजा ही वो हैं जिन्होंने बरेली में यह ऐलान किया था कि आई लव मोहम्मद के पक्ष में प्रोटेस्ट करने के लिए आप मस्जिद के बाहर जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा हो जाओ। और इसी दौरान हालात बिगड़ गए थे, पुलिस पर हमला किया गया था, पथराव किया गया था। अब पुलिस ने एक एक करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है, एनएसए लगाने की तैयारी है। तो अब तौकीर रजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस ने अभी तक उन्हें हाउस अरेस्ट किया था और उसके बाद पूछताछ लगातार तौकीर रजा से की जा रही थी और अब पूछताछ के बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल की घटना के संबंध में जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जो प्रमुख एफआईआर है थाना कोतवाली की, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एफआईआर नंबर 489/25, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1), 109(2), 118(2), 121(2), 189(5), 191(2), 195(1), 196(1), 196(2), धारा 223, 310(2), 324(5), 324(6), 61(2), धारा 62, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इन समस्त गंभीर धाराओं में जो हमारी प्रमुख एफआईआर है, जो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट्स जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से, उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के, जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे, वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का, जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े, जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से, जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके मोबाइल फोन जिन जिन के रिकवर किए गए हैं, उन मोबाइल फोन से भी एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 एफआईआर्स में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से
और जो हमारे अभिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इस पे हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। तौकीर रजा के खिलाफ कितने नामजद एफआईआर तौकीर रजा के खिलाफ कितनी एफआईआर? टोटल अभी तक 7 एफआईआर हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे कि जो लोग जिन लोगों ने पहले दिन लेटर लिख के दिया था और यह आश्वासन दिया था कि कोई भी भीड़ इस्लामिया की तरफ नहीं आएगी, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ के और वापस जाएंगे। उसके बाद उन्हीं लोगों ने उसको रात में 2 घंटे बाद अपने ग्रुप पे ये कह के उसको खारिज किया कि ये फर्जी हस्ताक्षर है, जबकि वो हस्ताक्षर उन्हीं 3 लोगों के थे जिन लोगों ने उसका हस्ताक्षर किए हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ कुल 7 नामजद एफआईआर दर्ज की गई हैं। कुल मिलाकर 10 एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई हैं और जो पुलिस बता रही है उसके मुताबिक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही साथ एक तमंचा भी बरामद किया गया है। कुछ जिंदा कारतूस हैं जो मौके से बरामद किए गए हैं। अब कितनी बड़ी साजिश ये थी दंगा भड़काने की, इसी बात से अंदाजा लगाइए। पुलिस सीडीआर के जरिए वहां से सबूत जुटाने के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये साजिश कितनी बड़ी थी, लेकिन जिसकी चर्चा हम हर्षवर्धन जी कर रहे थे, अब तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि तौकीर रजा पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसे भड़काऊ बयान दे चुके हैं। आज उसका रिजल्ट देखने को मिला। बस नहीं, बिल्कुल। और सरकार को, पुलिस प्रशासन को कानून के दायरे में तौकीर रजा को ठीक से सबक सिखाना चाहिए। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये वो मानसिकता है जो किसी भी समय में समाज को विभाजित करने, उसमें जहर घोलने की कोशिश करती है और उसमें नुकसान समाज का होता है और उसके आधार पर ये लोग बड़े बनते हैं। इन्होंने अपने जीवन में किया क्या है, मतलब कौन सा काम ये करते हैं? मुसलमानों के भले का ही कोई 4 काम बता दें। इनका बस काम ही यही है कि कुछ ऐसी बात बोल देना कि मुसलमान लड़के वो ईंट पत्थर लेकर निकल पड़े और उसका दंगा हो जाए। पुलिस के ऊपर ये पहले हमला कर देते हैं, फिर पुलिस इनको पीटती है, उसमें जाहिर है कोई झगड़ा बढ़ जाता है। तो मूल जड़ समाप्त करना बहुत जरूरी है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो मौलाना भूल गया था कि यूपी में किसका शासन है, तो उसे पता लगना चाहिए कि किसका शासन है। गिरफ्तारी उसकी शुरुआत है। देखिए, तमंचे मौके से बरामद किए गए हैं, पेट्रोल की बोतल, लाठी डंडे, पत्थर तो आप देख ही रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे भी पत्थर चला रहे थे। पुलिस पर हमला किया जा रहा था, पुलिस को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब सबका इलाज होगा। लेकिन सवाल विजय जी यही खड़ा होता है कि आप नाम लेते हैं कि हम शांति के साथ प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप बात मोहब्बत की करते हैं, लेकिन उसमें तमंचे का क्या काम, पेट्रोल की बोतल का क्या काम, लाठी डंडों का क्या काम और पुलिस का क्या कसूर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन ही तो करना चाह रही है सिर्फ। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं प्राची जी। महत्वपूर्ण बात क्या है कि सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है कि तौकीर रजा को मैं वो नहीं करता, उनकी तो दुकान ही इससे चलती है। सॉरी टू से कि दुकान में शब्द कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आप कहें कि उनका नेता हैं या जो भी काम करते हैं वो इसी से चलता है। समाज को समझना चाहिए कि उनकी इस बहकावे से किसका नुकसान हो रहा है। वो बच्चों का नुकसान हो रहा है। अभी जो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, आप देख रहे हैं वो जूते चप्पल छूट गए हैं, बहुत सारे घायल भी हुए होंगे, पुलिस का लाठीचार्ज भी होता है और उन सबका करियर बर्बाद होता है सोशल सिस्टम में और वो रहते उस सोसाइटी में। आज ये सब करेंगे, कल फिर उन्हीं के साथ रहना है, तो वो विद्वेष होता है। तो समाज में जो लोग समझदार लोग हैं उनको ये देखना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। योगी जी जो वो काम कर रहे हैं वो डेटरेंट का है कि, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डेटरेंट में भी और थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है कि आगे से इस बात को ध्यान रखा जाए। और बार बार ये ऐसी घटनाएं होती हैं और वही सब लोग फंसते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि नेताओं के बच्चे तो कोई नहीं दिखते, सब आम लोग हैं जो मौलाना बोल रहे हैं, जो यहाँ पर कर रहे हैं। और छोटी उम्र के बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनको पढ़ना लिखना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, उन सबको यहाँ पर वो उनको पता भी नहीं होता किस लिए वो आए हैं। बस बुला लिया गया है सड़क पर, सब लोग सड़क पर जा रहे हैं और उन्हीं की पिटाई होती है, उन्हीं पर पथराव होता है, उन्हीं पर टीयर गैस जाती है। जाहिर है वो जब सड़क पर है तो उन पर होगा। तो इसको पूरी तरह से खुद को, सोसाइटी को समझना होगा कि क्या हम इन जो सो कॉल्ड नेता हैं उनके इशारे पर ही काम करते रहेंगे।
और सरकार को भी इस पर ज़्यादा काम करना चाहिए, समझाने के लिए भी। मतलब ये अभी तो डेटरेंट के तौर पर ये करना ही चाहिए जो अरेस्ट किया गया है या जिन लोगों के साथ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आगे से इस बात का एक ऐसी नसीहत भी दी जाए कि एक सबक मिले। जो नसीहत दी जाती है योगी की तरफ से, उसके बाद फिर वो निशाने पर भी आते हैं, विपक्ष पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है विजय जी ये कहने के लिए कि टारगेट किया जा रहा है, एक समुदाय के लोग हैं, देखिए इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि सत्ता में योगी है। नहीं, वो एक समुदाय नहीं, दोनों समुदाय में होता। अभी ये हो गया, कुछ और हो जाता, फिर दूसरे समुदाय के लोग, अभी जैसे आप देख रहे थे ना, आई लव मोहम्मद किया तो आई लव महादेव भी आ गए। कोई ज़रूरत पड़ रही थी आई लव महादेव की भी, लेकिन कहेंगे कि भाई वो कर रहे थे तो हम रिएक्शन में आ गए, तो और फिर उनकी भी पिटाई होती है। ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं फंसेंगे, वो मान लो 500 लोग निकल कर आ जाएंगे तो वो भी होगा। नहीं, इस मामले में भी तो यही हुआ ना, सबने यही कहा कि चूंकि मुस्लिम पक्ष है इसलिए एफआईआर दर्ज कर दी आई लव मोहम्मद कहने पर। किसी ने ये नहीं बताया कि पथराव किया गया था, पुलिस पर हमला किया गया था, उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई जी। तो ऐसे अफवाहें फैलाई जाती हैं और उसी का नतीजा है कि ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अब तौकीर रजा का कितना पक्का वाला इलाज समीर जी आपको लग रहा है कि अब हो जाएगा? योगी ने तो कह ही दिया, वो मौलाना जानता नहीं है क्या, वो भूल गया है क्या कि यूपी में किसकी सत्ता है? अब जब गिरफ्तार कर लिया है तो यहां से इलाज हो जाएगा। देखिए, अभी अनुराग आर्या जो एसएसपी बरेली के, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि किस किस धाराओं के अंदर केस दर्ज किया है और क्या क्या मिला है। उससे जिंदा कारतूस मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं, पत्थर मिल रहे हैं। तो कौन था जो इनको तैयार करके आने के लिए कहा था कि भाई मस्जिद में आइए, नमाज अदा करेंगे और उसके बाद अपने धर्म का फर्ज अदा करेंगे? किसने कहा था कि भाई पत्थर लेकर आपको आना है? किसने कहा था आपको कि भाई जिंदा कारतूस और तमंचे लेकर आना है? तो मुझे लग रहा है कि एक वर्ग ने उनको प्रोत्साहित किया था। और जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, तो तौकीर राजा ने जिस तरीके से भड़काने वाला काम किया है, मुस्लिम युवाओं को इकट्ठा किया, हिंसा के लिए उन्हें प्रेरित किया, पुलिस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, मुझे लग रहा है कि उन धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो अब योगी जी का शासन है, गलत करोगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता, तमाम तरह की धारा लगेगी। मुझे लग रहा है कि अब तौकीर राजा का बुरा समय शुरू होता है। उन्हें लग रहा था कि भाई उनके पीछे समुदाय के लोग हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो युवाओं को भड़काएंगे, दंगा करवाएंगे और मस्त आराम से रहेंगे। अब योगी सरकार ने बता दिया है कि भाई अगर आपकी मंशा थी तो आपके साथ कानून के दायरे में इलाज किया जाएगा। और इलाज शुरू हो गया है, जेल भेज दिया गया है, आरोप पत्र तय होंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि अब तौकीर राजा के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो तैयार ही है ऐसे लोगों के लिए। सीमा लागोगे, दंगा भड़काओगे तो कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अब आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी खबर अब दर्शकों को बताते हैं जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। वो पाकिस्तान जो हर तरफ इस वक्त जलालत झेल रहा है। अब अमेरिका पहुंचे शहबाज शरीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर जलील किया। ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे लेकिन शहबाज और आसिम मुनीर को दरवाजे पर इंतजार कराते रहे, पत्रकारों से बात करने लगे। और जब पत्रकारों ने ट्रंप की शहबाज से मुलाकात पर सवाल किए तो कहा इधर उधर ही होंगे। यानी ट्रंप को पता था शहबाज आ चुके हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कितनी है वो ट्रंप ने दुनिया को बता दिया। घंटों तक बाहर खड़ा कराए रखा और अपने गपशप में मशगूल रहे। तो अब शहबाज मुनीर के लिए ट्रंप इस वक्त माई बाप हैं। यही वजह है कि चाहे जलालत करें या खरी खोटी सुनाएं, लेकिन मुनीर और शहबाज लगातार उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन देखिए, फिलहाल जो दिलचस्प है वो ये जो ट्रंप ने कहा कि हाँ इधर उधर ही होंगे शहबाज और मुनीर, इंतजार करते रहे। ये बेइज्जती बार बार पाकिस्तान की होती है और पाकिस्तान फिर भी इन्हीं तस्वीरों को घुमाकर गीदड़ भभकी भी देता है। लेकिन पाकिस्तान की क्या हैसियत है, पाकिस्तान कितना वजूद रखता है अमेरिका की नज़रों में, कैसे उसे टॉय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हर्षवर्धन जी, ये इन तस्वीरों से या ट्रंप के इस बयान से कम समझ में आता है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो कहें कि हैसियत है दुनिया में, उसको हर कोई जानता है। और ट्रंप के लिए इससे सुंदर क्या होगा कि एक पूरा का पूरा देश उनके सामने गिरवी है, नतमस्तक है। उसको चाहे जैसे अपमानित करें, चाहे जिस तरह से झिड़कें, जैसे भी रखें, वो रहने को तैयार है। और दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में तो ऐसा होता नहीं। अब ये इस्लामिक मुल्क बना, कहने को रिपब्लिक बना, लेकिन रिपब्लिक तो कभी बन नहीं पाया। जहां सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री को वो डिक्टेट कर रहा हो, सब कुछ बता रहा हो, ट्रंप उस कमजोर नस को समझ चुके हैं। और ट्रंप को अभी भारत को एक तरह से कहें कि हर बार उनके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करनी। तो इसको यूं भी समझना चाहिए, पाकिस्तान का अपमान हो रहा है लेकिन निशाने पर भारत भी है, ये बात भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और भारत भी ऐसा नहीं है, भारत उसका जवाब उसी तरह से देता है। पाकिस्तान से वो किसी भी, जिसको कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज वो उनके जो पैरेलल वाली होती है उसको स्वीकार नहीं करता है। और अभी जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका तो दुनिया भर में मजाक बन रहा है। आतंकवादी मुल्क है और यूएन में जाकर वो आतंकवादी घटना पर बात करते हैं।
तो मुझे लगता है कि भारत ने बहुत कड़ा जवाब दिया है। हमको इसे इसी तरह से देखना चाहिए। वो पिछलग्गू है, वो ट्रंप के लिए एक टूल भर है, और हमें उनके अपमान से ज्यादा यह ध्यान देना चाहिए कि हम उनको कैसे ठीक रख पाएंगे, अमेरिका को कैसे हम वो जवाब दे पाएंगे जिसके आड़ में पाकिस्तान के कंधे पर रखकर वो गोली चला। देखो, पिछलग्गू हो, उसकी बार बार बेइज्जती हो, लेकिन चापलूसी करने में पाकिस्तान पीछे नहीं हटता है। अब शहबाज को बेशक बाहर इंतजार कराया, लंबा इंतजार कराया। पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा भी कि भाई आपकी मुलाकात पाकिस्तान के पीएम से होनी है, तो ट्रंप ने कहा इधर उधर ही होंगे, यानी कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो वेट कर रहे हैं हम उनसे मुलाकात कर लेंगे। अब जब अंदर शहबाज पहुंचे तो शहबाज कैसे ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं और कैसे उन्हें शांति का दूत बता रहे हैं, ये एक बार आप सुन लीजिए। Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We expressed our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. अब देखिए, ट्रंप नोबेल प्राइज के लिए कैसे कैसे बयान देते हैं वो तो आपने देखा, और उसमें सबसे मुफीद कौन बैठ रहा है? वो पाकिस्तान बैठ रहा है। कितनी भी बेइज्जती कर लो, कितना भी फटकार लो, कितना भी इंतजार करवा लो, शहबाज शरीफ जब अंदर जाएंगे विजय जी तो जाकर बोलेंगे कि देखिए पीस के लिए बड़ा काम किया है ट्रंप ने, हम नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम आगे कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दुनिया का ताकतवर देश पाकिस्तान जो है ट्रंप साहब के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए ताकीद कर रहा है और नॉमिनेट कर रहा है, उनको रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे को लगता है मिल ही जाना चाहिए। नहीं, और आप ट्रंप साहब के सामने उनके वो बात कर रहे हैं कि उनको जलील किया गया, वो सब है। आपने वो नहीं देखा UNGA में जो हमारी UN रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिखाएंगे सर, वो भी सुनवाएंगे हमने कैसे जलील किया। हाँ, तो वो भारत, और ये कितनी अच्छी बात हुई है, मतलब मैं वैसे समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जवाब हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव ने ही दे दिया, फर्स्ट सेक्रेटरी ने, और वो जैसे बोले हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल लीडर होता तो वो उस तरह से बोलता, क्योंकि वो उनके लिए थोड़ा सा एक वो होता। जिस तरह से उन्होंने बखिया उधेड़ी है भारत ने शहबाज शरीफ साहब की, वो भी उनको समझना चाहिए। और वहाँ तो ट्रंप साहब पर हमने कल भी चर्चा की थी कि वो 1 घंटे उनका इंतज़ार करवाया। मैं जितनी बार विदेशों में ये बड़े लोगों के साथ गए हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स होते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि कोई बदलाव किया गया है तो वो उस गेस्ट को पहले आप इन्फॉर्म कर देते हैं, भाई आप 1 घंटे पहले मत आइए, टाइम चेंज हो गया। कई बार होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता, वो भी वहाँ पर हो गया है। लेकिन हम सब सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम लोग ही कुछ गलत तरीके से रीड कर रहे हैं। उनको ये जलालत कहाँ महसूस हो रही है? उनके लिए तो ये बड़ी सम्मान की बात है, घंटे भर बाद सही ट्रंप साहब के साथ बैठे तो हैं, मिले तो हैं। और फिर शहबाज शरीफ साहब को तो वैसे भी लग रहा होगा कि पिछली बार केवल आसिम मुनीर मिलकर आए थे, अब इस बार तो, अब ये फोटो तो हमेशा रहेगी ना, इस पर फोटो के नीचे थोड़ी लिखा है जलालत के साथ। पाकिस्तान में घुमाएंगे, घुमाएंगे, घर पे लोगों को भी दिखाएंगे, घर पे भी लोगों, तो ये उनके लिए सम्मान है। आप उसको अलग तरीके से देख रहे हैं, है ना, मतलब हुआ वही है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं सोच रहे। और पाकिस्तान को इतनी जो जगह मिल रही है ना, वो सही बात है कि ट्रंप जो है आपको इरिटेट करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं। कई बार होता है ना कि आप किसी से नाराज हो जाए तो ठीक है, इसको भी बैठा लो जी, इसको ही चाय पिलाओ यहाँ पर, चाहे उसकी वक्त है कि नहीं है, ज़रूरत है भाई। अमेरिका को तो पाकिस्तान की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आपको एक थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्योंकि अभी आजकल वो नाराज़ चल रहे हैं, तो भारत को निशाना बनाते हुए वो पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर रख रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जिस दिन ज़रूरत नहीं होगी उस दिन उठा देंगे। इसका मौके का भी फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा है, और शहबाज शरीफ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। आप इसलिए इसको जलील होना मत कहिए। ये जो फोटो है सर, हाँ, ये फोटो बताइए आप हाथ मिलाते इतनी मुश्किल से ये फोटो बनी है, क्योंकि अभी तक तो मुनीर ने ही मुलाकात की थी। मुनीर ने मुलाकात की थी, अब वो खुद भी मुलाकात वहाँ पर कर ली है, प्रधानमंत्री हैं, तो
बेहतर बात है उनके लिए। अब देखिए, जिसका जिक्र आपने कर दिया था ना कि एक तरफ आप व्हाइट हाउस के बाहर चले, जलालत आपने झेली तो झेली, लेकिन भारत ने कैसे जलील किया है पाकिस्तान को, वो हम आपको बताते हैं। भारत ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाई। शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ यूएन महासभा में जमकर जहर उगला तो कुछ ही घंटों के भीतर ही भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी। भारतीय राजनयिक ने कहा कि एक तस्वीर 1000 शब्द बयां करती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके के आतंकियों को मारा, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जले एयरपोर्ट, एयरबेस और तबाह आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान जश्न मनाना चाहता है तो उसे मुबारक। पेटल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता। दुनिया ने वो तस्वीर देखी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौन आतंकियों के जनाजे उठाने पहुंचा था। A picture speaks 1,000 words, and we saw many pictures of terrorists slain in Bahawalpur and Muridke terror complexes by Indian forces during Operation Sindoor. When senior Pakistani military and civilian officials publicly glorify and pay homage to such notorious terrorists, can there be any doubt about the proclivities of this regime? The Prime Minister of Pakistan also advanced a bizarre account of the recent conflict with India. The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. अब पाकिस्तान के पीएम की क्या हैसियत है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। वो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे तो उसका जवाब हमारी यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने ही दे दिया। और पेटल गहलोत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया है वो बड़ा सुनने वाला है, बड़ा दिलचस्प है। बहुत अच्छे से पाकिस्तान को बताया है कि जश्न मनाना है तो मना लीजिए उजड़े हुए अपने एयरबेसिस पर, हमें इसमें कोई भी एतराज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है वो दुनिया जानता है। इससे अच्छा तरीका समीर जी नहीं हो सकता था। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पटेल गहलोत ने बहुत साफ तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया और उन्होंने जिक्र किया कि भाई 9 मई को तो आप हमले की धमकी दे रहे थे और 10 मई को जब भारतीय सेना ने आपके एयरबेस को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद आप ही ने सीज फायर की और आपके डीजीएमओ ने सीज फायर की गुहार लगाई थी जिसे भारत ने माना था। तो बहुत स्पष्ट उन्होंने बताया कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्द बयां करती है। जिस तरीके से सारे वीडियोस आए, जिस तरीके से आया कि किस तरीके से आतंकवादियों का पूरा परिवार उसके अंदर खत्म हो गया, किस तरीके से बाद में पैसा लेकर उसका एयरबेस को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद कबूल कर चुके हैं कि किस तरीके से हमें नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया इस बात को पूरा कह चुका है। पाकिस्तान के तमाम पत्रकार और तमाम लोग अपने मीडिया चैनल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की और शहबाज शरीफ खुद और सेना प्रमुख तो बंकर में जाकर छिप गए थे। तो दुनिया इस बात को जानती है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की पिटाई की। लेकिन बेशर्मी की हद देखे कि यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाकर कहते हैं कि भाई हमने भारत को सबक सिखाया, भारत के 7 प्लेन गिरा दिए और हम जीत गए। तो बिल्कुल सही जवाब दिया कि अगर आपको अपनी बर्बादी का जश्न मनाना है तो आप मनाते रहिए, हम उसको आप रोक नहीं सकते। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ है। और ये भी अभी जो प्रधानमंत्री ने कहा था हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कि भाई अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अगर आप ऐसी हरकत करोगे तो फिर आपको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने भी ये कहा होगा कि भारत से 2 हाथ दूर रहना, अभी आप बच गए हो, आगे मैं भी नहीं बचा पाऊंगा आपको। इस बार भी नहीं बचा पाया था, भविष्य में भी कोई आपको बचा नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप का जो चेहरा है उसे साफ करने के लिए धूल झाड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है ये भारत हर बार बताता रहा है और उस बार भी भारत ने बताया।